जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब से में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 134 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 133 तक नहीं देखे होंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, बिस्मार्क को, महात्मा गांधी को और अब्दुल गफ्फार खां को। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिस्मार्क, बिल्कुल सही जवाब है। सरदार पटेल को लौह पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य यानी 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है, सीरा कहा जाता है, ग्रंथि और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, धमनी, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ा सा बारीकी से जान लेते हैं कि धमनी का, शरीर में धमनी का क्या कार्य है और शीरा का क्या कार्य है। तो देखिए, शरीर में धमनी का कार्य है कि हृदय में जितने भी शुद्ध रक्त है शरीर के विभिन्न भागों में उसको पहुँचाना, यानी शुद्ध रक्त को परिसंचरण करना धमनी का काम है, जो कि हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती है। लेकिन इसके विपरीत काम है शीरा का, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर वो हृदय में पहुंचती है, ये शीरा का काम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 25 से 28 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, हमारे संविधान में टोटल भाग की संख्या है वो 22 है। 22 भाग में से जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान समय में 6 है, जो कि निम्नलिखित इसके बारे में जान लेते हैं। 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समता का अधिकार। समता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है 14 से लेकर 18 तक। सेकेंड नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरे स्थान पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 जो अनुच्छेद है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथे नंबर पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 25 से 28 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यही है जो कि प्रश्न पूछा गया है। 5वें नंबर पर आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो कि 29, अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। और सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान के आत्मा के रूप में कहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। 4 प्रश्न है आपके सामने कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, बिम्बिसार, अलाउद्दीन खिलजी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पलासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब कौन था? सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो पलासी की युद्ध है जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किस बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के गवर्नर के बीच और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो उस टाइम बंगाल के नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि जीता था और उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड कार्लवाइल के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। और लॉर्ड कार्लवाइल प्रथम में
बंगाल के गवर्नर थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। होक्काइडो द्वीप कहाँ स्थित है? अमेरिका में, चीन में, जापान में और भारत में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? होक्काइडो द्वीप किस देश में स्थित है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जापान, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कार्य करने की दर कहलाता है ऊर्जा, बल, शक्ति और भार। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए, कार्य करने की दर को अगर दर हो जाए तो उसको शक्ति कहते हैं। अगर कार्य करने की क्षमता बोल दिया जाए तो उसको ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। बल का SI मात्रक और भार का SI मात्रक, दोनों का SI मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? ईरान का, इराक का, कनाडा का और साइप्रस का। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कनाडा, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा इसके राजधानी के बारे में जान लेते हैं चारों देश के। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान का राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। इसका राजधानी भी याद रखिएगा, कभी कभी राजधानी भी देश का पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 जून, 21 जुलाई और 6 सितंबर। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1 अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, डी या इनमें से कोई नहीं। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दौड़ते समय व्यक्ति के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसके रक्तचाप है जो कि बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई व्यक्ति सोते अवस्था में यानी पूरा निंद्रा में है, उस टाइम उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस टाइम उसका रक्तचाप है जो कि घट जाता है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि रक्त का pH मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेमाटोलॉजी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से ज्वाइन करके आप जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है इस चैनल पर, सभी का आप PDF डाउनलोड करके आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके सामने, अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मनी प्लांट किस बैंक का ATM नेटवर्क है? कोटक महिंद्रा बैंक का, बंधन बैंक का, कर्नाटक बैंक का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है कि मनी प्लांट किस बैंक का ATM नेटवर्क है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं कर्नाटक बैंक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? पुणे में, नागपुर में, खड़गवासला में, अहमदाबाद में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी पुणे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि चिली की राजधानी कहाँ है? साइप्रस है, बैरूत है, चेकोस्लोवाकिया है और सेंटियागो है। बताइए यहाँ पर
13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो चिली की राजधानी कहाँ है? तो सैंटियागो है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा कि शब्द रहेगा, टर्म रहेगा और किस खेल से संबंधित है आपको बताना होता है। तो यहाँ पर शब्द है जो कि चक्कर है। चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है आपको बताना है? हॉकी में, फुटबॉल में, गोल्फ में और पोलो में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ये शब्द ये पोलो में किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी राज्यपाल बता रहे हैं उनका आंसर बेहद ही सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा, लियाकत अली खान, मौलाना मोहम्मद मीर के द्वारा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही जवाब है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 बार अध्यक्ष बने थे। कितने बार अध्यक्ष बने थे? तो ये 6 बार बने थे, याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी 1887 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? अमेरिका में, स्वीडन में, चीन में और जापान में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही ऑप्शन चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि इको मार्क किससे संबंधित है? प्रदूषण से, पर्यावरण से, महिला सुरक्षा से और खाद्य पदार्थ से। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इको मार्क किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इको मार्क जो है ये पर्यावरण से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? 324 ईसा पूर्व में, 336 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 326 ईसा पूर्व है, जिसमें कि पोरस की हार हो गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट जर्नी, टू दी अर्थ और लाइव विथ नेचर। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का साथ जा रहे हैं यानी विंग्स ऑफ फायर बिल्कुल ही सही जवाब है। एक 21वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? यानी किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? इंडोनेशिया को, नॉर्वे को, कतर का और न्यूजीलैंड को। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं यानी न्यूजीलैंड बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, नीरज सिंह चौधरी और व्योमकेश मुखर्जी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैला आंचल के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है फणीश्वरनाथ रेणु बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 23वां प्रश्न है सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। देखिए अगर सिरका का पानी बोला जाए तो उसमें कितना परसेंट एसिटिक अम्ल का मात्रा रहता है? 30%।
40%, 10% और 5% आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 5% बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेबसाइट है, वेब पेज है, एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, वेब ब्राउज़र, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? अधिनियम 1917, अधिनियम 1935, अधिनियम 1921 और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो अधिनियम 1935। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न आपके सामने कि OCR का अर्थ क्या है? यानी OCR का आपको फुल फॉर्म बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? OCR का इनमें से कौन सा फुल फॉर्म होगा? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, पीरियोडोलॉजी और हीरोलॉजी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? समय का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो होरोलॉजी कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि हजरत बल दरगाह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ही सही जवाब है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर और 25 दिसंबर। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं 10 दिसंबर, बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व कौन करता है? अंचलाधिकारी, वार्ड परिषद, ग्राम सेवक और मुखिया। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? यानी ब्राह्मी लिपि को कौन सही से पढ़ा था और इसको स्पष्ट किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जेम्स ए प्रिंसेप, बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी शिलालेख लिखा गया था, सभी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। और सर्वप्रथम किसके द्वारा यह पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, ताबोड्डा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र और झारखंड। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ताबोड्डा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1526 से पहले बाबर ने भारत पर कुल 4 बार आक्रमण किए थे। अगर 26 को ऐड कर लिया जाए तो 5 बार हो जाएगा। सर्वप्रथम कब आक्रमण किए थे? तो 1519 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण भारत पर किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1526 में, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से
जाना जाता है। इसमें इब्राहिम को युद्ध क्षेत्र में मारे थे और मुगल वंश के नींव रखे थे और स्थापना किए थे। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और अब बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद से 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में, इसमें बाबर का विजय हुआ था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था अफगान तथा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। 1530 ईस्वी में बाबर का देहांत हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मेयो। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो 3। प्रथम हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 ईस्वी में और तीसरा 1932 ईस्वी में। इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 64, 110, 121, 143। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सीताबेंग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में और मध्य प्रदेश। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सीताबेंग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि धूम्रपान किसे नुकसान पहुँचाता है? किडनी को, फेफड़ा को, यकृत को, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? तो ये फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयचंद, जय सिंह, मूलचंद और अकबर। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी जय सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग का कल एग्ज़ाम है, आज ही एग्ज़ाम है आप लोग का मद्य निषेध का। सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक।